ये नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है सीधी छड़ जल में डुबोने पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये कांच का बर्तन है। कांच के बर्तन में ये जल भरा है। इसमें ये ए बी एक छड़ है। ए बी छड़ का ये बी सिरा जल में डूबा है। ये ए बी छड़ है। ए बी छड़ का बी सिरा जल में डूबा है। तो बी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये दो किरणें ली, एक किरण ये, दूसरी किरण ये। चलने वाली प्रकाश की किरणें जब जल वायु के अंतरापृष्ठ पर, ये वायु है, जल वायु के अंतरापृष्ठ पर आपतित होती हैं, इन पर ये अभिलंब डाला गया है। तो जल से जब वायु में जाती हैं तो जल सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, आपने पढ़ा है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस अभिलंब से ये किरण दूर हट जाती है, इस अभिलंब से ये किरण दूर हट जाती है। तो ये आंख से हम देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जल में बी डैश पर दिखाई देता है और छड़ ए बी डैश मुड़ी हुई दिखाई देती है। यही मैंने लिखा है। छड़ ए बी का बीसरा जल में डूबा है। बी से अर्थात जल से चलने वाली किरणें जब वायु से बाहर निकलती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। पीछे मिलाने पर जल में बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिससे छड़ का जल में ए बी डैश प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब तो एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा है क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तब भी वह दिखाई देता है और लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। माने टोटल 4 मिनट दिन वास्तविक दिन से बढ़ जाता है। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी में ये प्रेक्षक खड़ा है। ये वायु की परतें हैं। पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है। पृथ्वी के संपर्क में वायु सघन होती है। जैसे ही ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। सूर्य जो होता है ऊपर बहुत अधिक दूरी पर होता है, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होता है। तो ये जैसे मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये प्रेक्षक खड़ा है, ये वायुमंडल, ये वायु की परतें हैं। तो अब देखा जाए तो ये सघन होगी, ये परत इस परत की अपेक्षा विरल होगी, ये परत इस परत की अपेक्षा विरल होगी। इसका मतलब ये विरल है, ये सघन है, फिर ये सघन है, फिर ये सघन है, फिर ये सघन है, पृथ्वी तक ऐसा होता है। क्षितिज का मतलब क्षैतिज होता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक क्षैतिज है, क्षितिज है। जो सूर्य है उसकी वास्तविक स्थिति ये है, क्षितिज से नीचे है, क्षितिज से नीचे है सूर्य। तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती हैं तो देखिए ये विरल है, इसकी अपेक्षा ये सघन है, फिर इसकी अपेक्षा ये जो है इसकी अपेक्षा सघन है, ये परत इस परत की अपेक्षा सघन है। तो जब ये विरल से सघन में जाती है, हर परत में देखा जाए ये विरल, ये सघन, ये विरल, ये सघन, ये विरल, ये सघन। तो जब विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हुई जाकर के प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती हैं। प्रेक्षक किसी भी वस्तु को हम सीधे देखते हैं, ऐसे मुड़ा हुआ थोड़ी देखा जाता है। तो प्रेक्षक जो है उस सूर्य का प्रतिबिंब एस डैश पर दिखाई देता है। तो सूर्य वास्तव में क्षितिज से नीचे होता है, पर हमें सूर्य क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए 2 मिनट लगभग लंबाई शाम को बढ़ जाती है
और क्योंकि सूर्य ऐसे होता हुआ जाता है, क्षितिज से ऊपर आता है, ये होता है इस तरह से, तो 2 मिनट लगभग दिन शाम को बढ़ जाती है सूर्य की लंबाई, और 2 मिनट लगभग सुबह भी क्षितिज के नीचे होता है, तब भी ऊपर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से टोटल दिन की जो लंबाई है वो वास्तविक लंबाई से लगभग 4 मिनट ज्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं डिले राइज, नहीं इसलिए कहते हैं अर्ली राइज एंड डिले सनसेट। अर्ली राइज माने सूर्य जल्दी उगता है और देर से अस्त होता है, तो अर्ली राइज एंड डिले सनसेट ऐसा कहते हैं। ये मैंने इसमें ऐसे लिखा है। पृथ्वी से जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु विरल होती जाती है। जब सूर्य क्षितिज के से नीचे होता है तो प्रकाश की किरणें क्षितिज से नीचे है, तो ये अब देखा जाए बोले ये सघन, ये विरल, फिर इसकी अपेक्षा ये विरल, अब यहाँ से जाएंगे तो विरल से सघन में जाएंगे, विरल से सघन में जाएंगे, विरल से सघन में जाएंगे। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं की ओर जाकर अविलंब की ओर झुकती जाती है, प्रत्येक में अविलंब की ओर झुकती जाती है और पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है। पृथ्वी पर खड़े, ये प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है, जिससे प्रेक्षक को सूर्य का प्रतिबिंब एस डैश दिखाई देता है। एस डैश क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। एस डैश, ये देखो, ये एस डैश क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। अतः दिन की लंबाई वास्तविक लंबाई से लगभग 4 मिनट ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि अर्ली राइज एंड डिले सनसेट, सूर्य जल्दी उगता है और देर से अस्त होता है। तीसरा कारण है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। जो जब रात होती है तो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है ऊपर, तो ताप परिवर्तन के कारण पृथ्वी के ऊपर संवहन धाराएं बहती हैं, जिससे पृथ्वी के ऊपर के वायु का घनत्व निरंतर बदलता है, और जब घनत्व बदलता है तो अपवर्तनांक भी बदलता जाता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर की वायु का अपवर्तनांक निरंतर बदलता रहता है। तो रात में पृथ्वी के ऊपर की वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? निरंतर बदलता रहता है। और जो तारे होते हैं वो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, तो जब उनसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो अपवर्तनांक निरंतर बदलता रहेगा, तो कभी कोई तारा दिखाई देगा, वही तारा कुछ समय बाद वही तारा अस्त हो जाएगा अपवर्तनांक के कारण। इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही मैंने इसमें लिखा है, ताप परिवर्तन के कारण पृथ्वी के ऊपर संवहन धाराएं बहती हैं, जिससे वायु का घनत्व निरंतर बदलता रहता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर की वायु का अपवर्तनांक भी निरंतर बदलता रहता है, और तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। इसलिए कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं। यही तारों का टिमटिमाना है। इसलिए कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं। यही तारों का टिमटिमाना है। तो यह है तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तनांक के कारण है। नेक्स्ट है क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण क्या कहलाता है, पहले समझिए। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। आप जानते हो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम को डेंसर मीडियम, उसको रेयरर मीडियम कहते हैं। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो जब विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, जब इस विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो सघन माध्यम में बने इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण सी कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा हुई, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, समझना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो सघन माध्यम में बने इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यही लिखा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम में बने एक विशेष आपतन कोण पर, सघन माध्यम में बने एक विशेष आपतन कोण पर जब विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, सघन माध्यम में बने एक विशेष आपतन कोण पर
जब विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो सघन माध्यम में बने इस सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण सी कहते हैं। क्रांतिक कोण मान क्रिटिकल एंगल कहलाता है, इसलिए इसको सी कहते हैं। ये 2 नंबर में हमेशा आता है, इन 2 में से कोई एक आएगा। तो इसके प्रतिबंध 2 हो गए, प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में बन जाना, और दूसरा जब विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यही इसकी परिभाषा ही दोनों प्रतिबंध में, चाहे परिभाषा लिख दें या ये लिख दें। अब दूसरा आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। एक किरण नंबर 1 को देखिए, तो 1 प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण सी पर आपतित होती है, तो विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अपवर्तित किरण 1, इस किरण 1 में अपवर्तन कोण जो 90 डिग्री है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण सी क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, किरण नंबर 2 में जो ये आपतन कोण है, आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अर्थात I इज ग्रेटर देन C, तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में लौट जाती है, किरण नंबर 2। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यही इसमें लिखा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण, किरण नंबर 2, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अर्थात I इज ग्रेटर देन C, तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में लौट जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, या इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रतिबंध है कि प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, प्रतिबंध नंबर 1। प्रतिबंध नंबर 2, सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना, अर्थात I इज ग्रेटर देन C। अब जरा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध समझाते हैं आपको। चित्र 1 को देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम से सघन, उसको कहते हैं सघन से विरल में जाती है तो उसको कहते हैं सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक DNR है। सघन से विरल में जाती हैं तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक DNR बराबर sin C बटे sin 90। sin 90 का मान 1 होता है तो बराबर sin C। उत्क्रमणीयता का नियम, जब विरल से सघन में जाए तो RND बराबर 1/DNR बराबर 1/sin C। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, हमेशा जब हम न्यूमेरिकल, वैसे तो यही सही है, इसी से आप समझ सकते हो, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है कि जल का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका क्रांतिक कोण बताओ। तो जल का अपवर्तनांक 1 नहीं, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका क्रांतिक कोण बताओ। तो इसका मतलब है अब कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब ANG माने विरल से जाती है सघन माध्यम में, तो विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसको मैंने एक जनरल भाषा कही है, विरल से सघन में जाती है माने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इसका मतलब हुआ RND। अक्सर न्यूमेरिकल में RND का मान दिया रहता है और क्रांतिक कोण C दिया रहता है, तो RND बराबर 1/DNR, और ये 1/sin C होता है, 1/sin बराबर cosec C, तो RND बराबर cosec C। जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो 1.5 बराबर cosec C, तो C बराबर cosec इनवर्स 1.5। तो इस प्रकार से हम क्रांतिक कोण की गणना न्यूमेरिकल में कर लेते हैं। तो ये था क्रांतिक कोण और ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले आपको समझाए थे अपवर्तन के उदाहरण, अब समझा रहा हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो पहला है जल में रखी खाली परख नली का चमकना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पहला है जल में रखी परख नली का चमकना। जल में एक तीखी खाली परख नली रखी है, खाली परख नली का चमकना।
एक दीप्त परत लगी रखी है, ये चमकती है, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण जल से कांच और वायु में जाती है, तो जब कांच से वायु में प्रवेश करती है, तो कांच कौन सा माध्यम हुआ? ये कांच की बनी होती है। तो कांच हुआ सघन, वायु हुआ विरल, सघन से विरल में जाती है। तो जब आपतन कोण का मान यहाँ पर और यहाँ पर, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम माने उसी कांच में लौट जाती है। फिर दोबारा समझो, यहाँ तो कांच से फिर जल में आई, फिर जल से फिर कांच और फिर वायु में जाती है। तो जब कांच से वायु में जाती है, तो कांच वायु के अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ का मतलब जहाँ से कांच और वायु अलग होती है, तो कांच वायु के अंतरापृष्ठ पर, ये कहलाता है कांच वायु का अंतरापृष्ठ। इससे इधर कांच, इससे इधर वायु। कांच वायु के अंतरापृष्ठ पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यहाँ पर आपतन कोण का मान या यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम अर्थात कांच में लौट जाती है। तो कांच से फिर जल, जल से फिर वायु में जाती है, तो जिससे परत नली चमकदार दिखाई देती है। तो यही मैंने इसमें लिखा है, जब प्रकाश की किरण जल से होकर कांच वायु के अंतरापृष्ठ पर टकराती है या आपतित होती है, तथा जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जब इस पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्योंकि कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.49 डिग्री है। तो जब आपतन कोण का मान 41.49 से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण उसी कांच में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण उसी कांच में वापस लौट जाती है, जिससे परत नली, खाली परत नली ये चमकती है। तो ये है परत नली का चमकना। दूसरा उदाहरण है रेगिस्तान में मृगमरीचिका। तो गर्मी के दिनों में जो रेगिस्तान में जीव जंतु जब रहते हैं, तो उनको हर जगह जब दिन में धूप पड़ती है, तो हर जगह उल्टे पेड़ दिखाई देते हैं, जिससे हर जगह जल का भ्रम होता है। क्योंकि आप देखो, जहाँ जल भरा होता है, जल के पास में यदि कोई वृक्ष है, तो वो वृक्ष उल्टा होता है वास्तविक स्थिति में। और जब रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जल है भी नहीं, फिर भी वहां पर उल्टा दिखाई देता है। तो उल्टा पेड़ जब दिखाई देगा, तो ये आभास होता है कि वहां पर जल है। तो पानी के लिए जानवर, जंगली जानवर जो है वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको आभास होता है। वही रेगिस्तान की मृगमरीचिका कहलाती है। यहाँ पर मैंने ये वृक्ष है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। जब दिन में धूप पड़ती है, तो पृथ्वी के संपर्क में जो रेत होती है, बालू होती है, वो ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्मा को अवशोषित करती है तो गर्म होती है, और जब गर्म होती है तो उसके संपर्क की वायु ऊपर उठ जाती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है। तो गर्म हवा ऊपर जाती है, तो जल के संपर्क वाली नहीं, पृथ्वी के संपर्क की, रेत के संपर्क वाली वायु सब लगभग धीरे धीरे करके ऊपर उठती जाती है। तो ऊपर उठती जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की सतह पर वायु का घनत्व ज्यादा होता है, तो वायु का अपवर्तनांक ऊपर अधिक होता है, और जहाँ रेत वगैरह होते हैं, रेत के संपर्क में जो वायु है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो ये पेड़ का, ये वृक्ष के सिरे से ये प्रकाश की किरण, देखो यहाँ सब जगह सघन माध्यम है, यहाँ पर विरल माध्यम, ये मैंने लिखा है। तो ऊपर जैसे ही जाते हैं पेड़ की तरफ, उसकी लास्ट तरफ, तो वहां पर वायु सघन होती चली जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अविलंब से दूर हटती जाती है। एक विशेष स्थिति पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में लौट जाती है, तो मनुष्य जो है सीधा देखता है। तो इस वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही रेगिस्तान की मृगमरीचिका कहलाती है। यही इसमें लिखा है। जब दिन में रेगिस्तान में रेत पर सूर्य की किरणें आपतित होती हैं, तो रेत गर्म होती है, जिससे रेत के संपर्क की वायु ऊपर उठ जाती है, और जिससे ऊपर की वायु सघन और नीचे की वायु विरल होती जाती है। ऊपर की सघन, नीचे की विरल होती है। जब किसी वृक्ष से प्रकाश की किरणें प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती हैं, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, तो अविलंब से दूर हटती जाती हैं।
अविलंब से दूर हटती जाती हैं। एक विशेष आपतन कोण पर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में लौट जाती है, उसी सघन माध्यम में लौट जाती है जिससे उल्टा वृक्ष दिखाई देता है। यही जल होने का भ्रम होता है जानवरों को, यही मृगमरीचिका है, यही रेगिस्तान की मृगमरीचिका है। नेक्स्ट है ठंडे क्षेत्रों में मृगमरीचिका। ठंडे क्षेत्रों में मृगमरीचिका, तो ठंडे क्षेत्रों का मतलब है जहां पर नदियों में बर्फ जम जाती है, उनकी बात करते हैं। तो जैसे ये नदी है, नदी में सब जगह बर्फ बनी हुई, बर्फ जमी हुई है, इसमें नाव रखी है, तो बर्फ है, तो बर्फ के संपर्क की हवा ठंडी है, ठंडी है इसका मतलब वहाँ का घनत्व अधिक है, वहाँ का घनत्व अधिक है इसका मतलब वहाँ का अपवर्तनांक अधिक है। इसका मतलब है जहाँ पर ठंडा स्थान होता है वहाँ वायु सघन होती है। जैसे ही ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ठंडी स्थिति में, तो ऊपर जाने पर वायु विरल होती जाती है। यही इसमें है कि जैसे ये बर्फ है हर जगह, तो यहाँ की वायु सघन होगी, जैसे ही ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वहाँ की वायु विरल होती चली जाएगी। तो जब नाव सघन माध्यम में रखी है, तो जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है। एक विशेष आपतन कोण पर जब सघन आपतन कोण पर जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे ये उल्टी नाव वायुमंडल में दिखाई देती है। यही ठंडे स्थानों की मृगमरीचिका कहलाती है। इसी को लूमिंग कहते हैं, LOOMING कहते हैं। यही मैंने लिखा है, जब ठंडे प्रदेशों में नदी जम जाती है तो वहाँ की वायु सघन और ऊपर की वायु विरल होती चली जाती है। जब नदी में खड़ी नाव से प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती जाती हैं। एक विशेष आपतन कोण पर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में लौट जाती है, जिससे वायुमंडल में उल्टी नाव दिखाई देती है। यही ठंडे प्रदेशों की मृगमरीचिका अर्थात लूमिंग है। तो यह ठंडे प्रदेशों की मृगमरीचिका।